नेशनल एग्जाम्स लाखों स्टूडेंट्स से ट्रस्ट मांगते हैं कि उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, कि कंपटीशन फेयर होगा और उनकी मेहनत का मूल्यांकन ईमानदारी से। जब किसी हाई स्टेक सिस्टम पर लोगों का ट्रस्ट डगमगाता है तो उसका असर सिर्फ उस सिस्टम पर पड़ता है या उन लाखों लोगों पर भी जो उस सिस्टम पर अपना विश्वास टिकाए हुए होते हैं। Okay. So I'll take my own example, right? जब मैं कॉलेज में था, हमारा अकाउंट्स का पेपर 3 बार लीक हुआ, 3 बार कैंसिल हुआ था। जिसमें पहली बार मैं एग्जामिनेशन हॉल में गया, मैंने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया। मैं पेपर दे के बाहर निकला, पेपर हमको तो 10 मिनट में निकाल दिया था कॉलेज से कि पेपर लीक हो गया, तो पेपर कैंसिल हो गया। एंड दूसरा डिसअपॉइंटमेंट ये कि इतना अच्छा पेपर गया था, इसमें मेरी क्या गलती है कि पेपर लीक हो गया। आई हैड सीन पीपल अराउंड मी गोइंग इनटू ब्रेकडाउन कि हम नहीं पढ़ सकते इससे। किसी भी सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत होती है लोगों का ट्रस्ट। हर सिस्टम लोगों से कुछ ना कुछ मांगता है। स्कूल्स स्टूडेंट से ट्रस्ट मांगते हैं कि उन्हें फेयर लर्निंग मिले। हॉस्पिटल पेशेंट से ट्रस्ट मांगते हैं कि उन्हें सही केयर मिले। वर्क प्लेस एम्प्लॉय से ट्रस्ट मांगते हैं कि उनके लीडर्स सही डिसीजंस लेंगे। और नेशनल एग्जाम्स लाखों स्टूडेंट्स से ट्रस्ट मांगते हैं कि उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, कि कंपटीशन फेयर होगा और उनकी मेहनत का मूल्यांकन ईमानदारी से होगा। ज्यादातर समय हम इस ट्रस्ट के बारे में सोचते भी नहीं, क्योंकि जब कोई सिस्टम ठीक से काम कर रहा होता है तो ट्रस्ट दिखाई नहीं देता, वो बस महसूस होता है। लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें रुक कर एक बड़ा सवाल पूछने पर मजबूर कर देती हैं। क्या जिन सिस्टम्स पर हम भरोसा करते हैं वो हमेशा उतने ही भरोसेमंद रहते हैं? नमस्कार, मैं हूं किरण खुल्लर और आप सुन रहे हैं फिक्सिंग सिस्टम्स वेब बेटर सॉल्यूशंस बिगिन। सिस्टम्स में सुधार, बेहतर समाधानों की पहली सीढ़ी। यह एक इनिशिएटिव है आईचा सपोर्ट फाउंडेशन का। इस पॉडकास्ट में हम सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस की बात नहीं करेंगे, हम उन हेडलाइंस के पीछे छिपे बड़े सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। उनका उद्देश्य किसी को सही या गलत साबित करना नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी को सही या गलत साबित करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि ऐसी घटनाएं हमें इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस और सिस्टम्स के बारे में क्या सिखाती हैं। आज की हमारी बातचीत की शुरुआत नीट यूजी 2026 एग्जामिनेशन कंट्रोवर्सी से होती है। जैसे कि हम सब जानते हैं, इस एग्जाम में लाखों स्टूडेंट्स शामिल हुए। इसके बाद कुछ इरेगुलरिटीज के एलिगेशंस सामने आए। मैटर इन्वेस्टिगेशन के लिए रेफर हुआ, एग्जामिनेशन कैंसिल किया गया और बाद में री एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया। इन्वेस्टिगेशन अभी भी ऑनगोइंग है और लीगल प्रोसेस के माध्यम से आने वाले समय में और कुछ तथ्य सामने आ सकते हैं। लेकिन शुरुआत में ही मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगी। आज की हमारी बातचीत ना तो इन्वेस्टिगेशन का एनालिसिस है, ना ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश। हम किसी व्यक्ति, किसी संस्था या किसी एजेंसी के बारे में कोई निर्णय नहीं दे रहे। आज का उद्देश्य इस घटना को एक उदाहरण के रूप में लेकर एक बड़ा प्रश्न समझने का है। जब किसी हाई स्टेक सिस्टम पर लोगों का ट्रस्ट डगमगाता है
तो उसका असर सिर्फ उस सिस्टम पर पड़ता है या उन लाखों लोगों पर भी जो उस सिस्टम पर अपना विश्वास टिकाए हुए होते हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या ऐसे मोमेंट्स इंस्टीट्यूशंस के लिए सीखने का अवसर बन सकते हैं? इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं सीईओ ऑफ आइचास एंड डायरेक्टर आइचा सपोर्ट फाउंडेशन मिस्टर नितिन शाह। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। Thank you, Kiran, for hosting this show again. I think ये हमारा इस सीरीज का पहला एपिसोड है and we are यस। starting with something extremely important. While आपने एक specific examination का reference दिया है, पर उसके बाद there are other examinations जहाँ पे भी papers से related problems हुई है and these problems have existed long before. So I think it's an important conversation and I'm happy कि हम इस conversation के साथ इस सीरीज को शुरू कर रहे हैं. तो नितिन जी, सबसे पहले आपको क्या लगता है कि यह घटना सिर्फ एक एग्जामिनेशन की घटना थी या इसमें उससे कहीं बड़ा सवाल सामने रखा जा सकता है? तो अपने आप में एग्जामिनेशन रिलेटेड प्रॉब्लम तो है ही सही बिकॉज एक इतनी बड़ी एग्जाम जहाँ पे इंडिया के इतने सारे लोग उस एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं अपियर करते हैं उनका आगे का पूरा फ्यूचर काफी लोगों का उस एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है तो अपने आप में वो एग्जामिनेशन ही बहुत बड़ा कॉन्वर्जेशन का टॉपिक है लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन से रिलेटेड नहीं है पेपर लीक से रिलेटेड नहीं है द कॉन्वर्जेशन जो हम आज एक दूसरे के साथ कर रहे हैं is more about a system that there are so many people who at times trust the system to an extent जहां पे वो अपनी आगे की पूरी लाइफ उस सिस्टम के बेसिस पे प्लान करती है राइट। और अगर वो सिस्टम उनके ट्रस्ट पे सही नहीं उतरता है अगर उनके ट्रस्ट को ब्रेक करता है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ एक एग्जामिनेशन या एक सिस्टम से रिलेटेड नहीं है उसका इम्पैक्ट कैन बी लॉन्ग लास्टिंग इन मल्टीपल एरियाज तो आज हम जो बात कर रहे हैं आई एम अज्यूमिंग टू अ लार्ज एक्सटेंट वो इस बारे में है और इसीलिए ये सिर्फ एक एग्जाम्स के बारे में नहीं है हालांकि एग्जाम्स अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट जिसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट वेयर हम सिस्टम्स के बारे में बात कर सकते हैं और सिस्टम बहुत अलग अलग जगह होते हैं एग्जामिनेशन हो गया कॉर्पोरेट्स में ऑर्गेनाइजेशन हो गया एनजीओ में जो सिस्टम्स होते हैं ताकि आप अपने बेनिफिशरीज को सपोर्ट कर सकें गवर्नमेंट अपने आप में एक सिस्टम है राइट सो एजुकेशन अपने आप में एक सिस्टम है सो ईच ऑफ दी सिस्टम्स आर इम्पोर्टेंट तो आपको क्या लगता है ये विषय पूरे देश में इतनी बड़ी चर्चा क्यों बना? इसीलिए बिकॉज इस सिस्टम में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और इस सिस्टम का इम्पैक्ट भी बहुत सारे लोगों पे होता राइट। है जो बच्चे अप्लाई कर रहे थे इस एग्जामिनेशन के लिए उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट है उन बच्चों के पेरेंट्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट है अब नंबर ऑफ बच्चे समझिए उन नंबर ऑफ बच्चों के नंबर ऑफ पेरेंट्स समझिए इस सिस्टम के ऊपर जो डाउट आया है और अभी से नहीं आया एग्जाम्स में पेपर्स पहले भी लीक हुए हैं तो पर ये जो पेपर लीकेज का सिस्टम है उसकी वजह से जो मिसट्रस्ट है वो सिर्फ अभी के स्टूडेंट्स में नहीं है वो आगे आने वाले स्टूडेंट्स में भी उसका इम्पैक्ट रहेगा तो स्केल इतना बड़ा है क्योंकि लोग इतने सारे इन्वॉल्व सो जिनको ये इम्पैक्ट हुआ उनको तो पता है व्हाट दे हैव गॉन थ्रू, मगर जो बाकी लोग हैं उनके लिए तो बस खाली ये एक खबर बन के रह गई। तो कैन यू थ्रो अ लिटिल लाइट ऑन किस तरीके से ये एक्चुअली उन बच्चों पे और उनके पेरेंट्स पे इसका इम्पैक्ट पड़ा होगा? ओके सो आई टेक माय ओन एग्जांपल राइट जब मैं कॉलेज में था हमारा अकाउंट्स का पेपर 3 बार लीक हुआ 3 बार कैंसिल हुआ जिसमें पहली बार मैं एग्जामिनेशन हॉल में गया मैंने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया मैं पेपर दे के बाहर निकला एंड मिस बा माय वाइफ करेंटली कॉल मी अप वो हम लोग एक ही कॉलेज में थे एक ही साथ एग्जाम्स के लिए अपेयर कर रहे थे उसका सेंटर अलग
तो उसने फोन किया, मैंने फोन उठाया, बोले कहाँ पे है तू? मतलब अब आई एम थिंकिंग कि एग्जाम के लिए एग्जाम हॉल से बाहर निकला हूँ। एंड आई बस एग्जाम देख के चल रहा हूँ। एग्जाम? अभी तक तू हॉल में था। आई एम थिंकिंग कि मतलब नाउ आई एम कंफ्यूज, राइट, कि एग्जाम था तो हॉल में ही होऊंगा, राइट। एंड देन आई आस्क्ड तू कहाँ पे? हम लोग तो रेस्टोरेंट में बैठे हैं। आई एम थिंकिंग पेपर हमको तो 10 मिनट में निकाल दिया था कॉलेज से कि पेपर लीक हो गया, तो पेपर कैंसिल हो गया, तो हम लोग तो पिछले 2 ढाई घंटे से बैठे हैं ऐसे ही। एंड नाउ शी इज टेलिंग मी दैट बिकॉज वो मिस्ड कॉल अलर्ट्स आते थे, राइट, फोन पे। तो देन आई एम चेकिंग कि इतने सारे मिस्ड कॉल अलर्ट्स, तो आई आस्क्ड कि इतने सारे कॉल क्यों किए? एंड शी इज टेलिंग मी आई वाज स्कैर्ड कि पता नहीं किधर चले गया तू। मतलब आई वाज वंडरिंग कि कुछ ऐसा नहीं हो कि यू आर टू डिसअपॉइंटेड बिकॉज अकाउंट्स इज आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट, राइट। सो कितनी मेहनत की, सब किया, और फिर पेपर लीक हो गया। तो बिकॉज वी वर नॉट एबल टू रीच यू, वी वर ऑल वेरी कंसर्न। सो नाउ आप देखो इम्पैक्ट कितने लोगों के ऊपर। मुझे तो अभी पता भी नहीं लगा, अभी तो मैं बाहर निकला हूँ। मेरा बड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो अभी ये है कि मुझे 2.5 घंटा रेस्टोरेंट में बैठने को क्यों नहीं मिला। मुझे 3 घंटा पूरा पेपर हॉल में क्यों बिठाया? मुझे भी पहले जाने का बोल देते, राइट। फॉर मिसबा एंड ऑल माई फ्रेंड्स द कंसर्न इज आई एम नॉट रीचिंग। दे कॉल्ड अप माई पेरेंट्स, से बात हुई क्या? नाउ दे आर कंसर्न, राइट। एंड आई एम नॉट जस्ट कंसर्न बिकॉज आई एम नॉट रीचेबल। एक कंसर्न तो ये कि गया कहाँ, दूसरा कंसर्न तो ये कि अब वापस से प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड बिकॉज हमको पता नहीं था कि वापस से पेपर कब हो, वह लीक ही हुआ था, वह भी उसी दिन था। तो पेपर लीक हुआ मतलब रिजल्ट, पेपर वापस से होगा, रिजल्ट डिले होंगे, तो फिर बाकी कॉलेजेस के एडमिशन हो गए होंगे जिन लोगों का ये एग्जामिनेशन से रिलेशनशिप नहीं था। सो नाउ दे आर बिगिनिंग टू थिंक ऑन दीज लाइन्स, राइट। पहली बार हम पेपर लीक हुआ, सो फिर डेट्स आई कि वापस से पेपर। हम दूसरी बार पेपर देने के लिए हॉल तक पहुंचे। इस बार लकी ने हमको हॉल के बाहर से ही बोल दिया था पेपर वापस से कैंसिल हो गया। लकीली फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू 3 घंटे वापस से हमने, बिकॉज दैट वेल सी द थिंग इज, जब आप पेपर देते हो, जब मैंने पेपर दिया 3 घंटे का पूरा पेपर दे दिया, अकॉर्डिंग टू मी द पेपर वेंट वेरी वेल। अब पहला डिसअपॉइंटमेंट तो ये कि 3 घंटे पेपर दिलाया क्यों अगर कैंसिल हो गया तो। एंड दूसरा डिसअपॉइंटमेंट ये कि इतना अच्छा पेपर गया था, इसमें मेरी क्या गलती है कि पेपर लीक हो गया? फिर सेकंड टाइम पेपर लीक, बाय द थर्ड टाइम जब हमको पेपर देने जाना था, वी वर नॉट इवन श्योर कि पढ़े कि नहीं पढ़े। मतलब पता नहीं फिर लीक होगा, नहीं भी होगा तो हो भी गया होगा, और नहीं बताएंगे तो पता किसको लगने वाला है। तो तैयारी नहीं हुई। तो तैयारी नहीं हुई। कि तैयारी तो मेरे लिए तो ठीक था फिर भी, क्योंकि अकाउंट्स, बट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जिनको मैं जानता हूँ जिनके लिए अकाउंट्स डिफिकल्ट होगा, उनके लिए दी एंटायर प्रेशर कि मुझे वापस से पूरी बुक लेके बैठनी पड़ेगी, वापस से पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी। आई हैव सीन पीपल अराउंड मी गोइंग इनटू ब्रेक डाउन कि हम नहीं पढ़ सकते इससे। पीपल सेइंग कि साल बिगड़ेगा तो बिगड़ने, नाउ द प्रेशर ऑफ द फैमिली ऑन देम, कैसे कैसे पेपर साल बिगड़ जाएगा तो चलेगा। सो द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ दैट challenge is, as a child पहले I am struggling, as a student I am struggling, my parents are struggling, मेरे दिमाग में मेरे फ्यूचर से रिलेटेड हजार ख्याल आ गए जिसकी वजह से एडिशनल प्रेशर है। पेरेंट्स want to support me, but they are also worried about my future, so they are also trying to motivate me, and in that motivation trying to उनके लिए मोटिवेशन, मेरे लिए प्रेशर, राइट। So if you are in a job, think of it this way, there was a promotion you were waiting for the entire year, आपने साल भर मेहनत, प्रमोशन के लिए जो इंटरव्यू होना था वो इंटरव्यू भी हो गया, आपके हिसाब से इंटरव्यू बहुत अच्छा है, और फिर आपको बोला जाए कि इंटरव्यूअर तो बायस था,
तो उसने सबके इंटरव्यू के हिसाब से मार्किंग की नहीं है, तो हम इंटरव्यू वापस कराने वाले हैं। तो आप किसी से शादी करना चाहते थे, लड़का देख के आए, लड़की देख के आए, पसंद आ गया, और फिर बाद में पता लगा कि यार लड़का या लड़की तो सही नहीं निकली, दे वर चीटिंग, तो अब आपको वापस से उस नए लड़के को लड़की को देखने जाना पड़ेगा। आप कितना भरोसा करोगे? सर, वो जो प्रेशर है आपके, तो इवन इफ यू आर नॉट स्टूडेंट, यू कैन इक्वेट इट अपनी लाइफ में बेस्ड ऑन अदर एक्सपीरियंसेस दैट यू हैव और अदर थिंग्स दैट आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू, कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने इतना प्रिपरेशन किया और आखिरी में मेरी बिना गलती होने के बाद भी वो पूरी मेहनत मुझे वापस से करनी पड़ी। उसका जो प्रेशर होगा वो when we being a mental health organization, when you say pressure है तो mental health pressure. eventually वो पूरी चीज will boil down to your mental and emotional health, because how capable you are उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करके मैनेज करके हैंडल करने में, उस सिचुएशन से अपने आप को अफेक्ट ना होने देने में, और जहां पे अफेक्ट हो रहा है उस अफेक्ट को आप कैसे हैंडल करोगे, वो सारी चीजें भी इवेंचुअली बॉयल डाउन टू आपका मेंटल स्टेट, इमोशनल स्टेट, राइट? पर वो मेंटल और इमोशनल स्टेट गेट्स कंपाउंडेड बिकॉज इट्स नॉट जस्ट मेरे बारे में, because there are a lot of external things that I can't control. So it also gives me an additional feeling of not being in control, which further impacts my mental and emotional. Because in the idea कि जो मेरे कंट्रोल में है, चलो उसको तो मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता हूँ। अब ऐसी चीज अगर आसपास में होगी तो मैं कैसे कंट्रोल करूंगा? एंड मोस्ट पीपल, जब हम बड़े हो रहे हैं, हमको ये नहीं समझाया जाता है कि कैसे एक्सटर्नल चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं है उनको भी आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट आपके ऊपर कितना हो रहा है उस इम्पैक्ट को आप मैनेज कर सकते हो। और क्योंकि हमें ये नहीं सिखाया जाता है, तो एक्सटर्नल चीजों का इम्पैक्ट स्पेशली इन सिचुएशन में हमारे पर और ज्यादा होने लगता तो जब लोग किसी सिस्टम पर भरोसा करते हैं तो वास्तव में वह किस बात पर भरोसा कर रहे होते हैं? है। वो प्राइमरीली इस चीज की उम्मीद कर रहे होते हैं, भरोसा तो मैं नहीं बोलूंगा, इस चीज की उम्मीद कर रहे होते हैं कि जो चीजें मुझे सिस्टम के बारे में पता है, जिस तरीके से सिस्टम ऑपरेट करना चाहिए, सिस्टम उसी तरीके से ऑपरेट करे, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती भी है, फॉर एग्जाम्पल टेक्निकल हिचेस आ सकते हैं, राइट? बट टेक्निकल हिचेस में किसी और की गलती, आप ये नहीं बोल सकते कि किसी ने जानबूझ के की, तो वहां पे इट इज स्टिल इजी टू अंडरस्टैंड। बट जहां पे आपको लगता है कि देयर आर पीपल जिनने भरोसा तोड़ा है, this becomes an even bigger problem, because now it's also more difficult to trust people in general, because हमारा दिमाग चीजों को जनरलाइज कर देता है बहुत, राइट, बिल्कुल। राइट? तो उसका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है वो बहुत मेजर होता सो क्या कभी-कभी ये जो अनसर्टेनिटी अराउंड दिस है और एक्चुअल प्रॉब्लम से भी ज्यादा स्ट्रेस पैदा कर देती है। है? पर अनसर्टेनिटी तो सिचुएशन का पार्ट है ना, तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि उस एक्चुअल सिचुएशन से ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर रही है? उस ओके, सिचुएशन का एक एक्सटेंशन ही अनसर्टेनिटी है। तो टेक्निकली वो अनसर्टेनिटी उस सिचुएशन का पार्ट है। हाँ, पर अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि अच्छा कोई सिचुएशन है जहाँ पे प्रॉब्लम है, पर वहां पे देयर इज आल्सो सेंस ऑफ सर्टेनिटी कि चलो ये प्रॉब्लम है, इसका ये सोल्यूशन है, ये इस तरीके से हैंडल हो जाएगा, राइट? पर इसके वापस से रिपीट होने के चांसेस नहीं है। तो वहां पे उसका इम्पैक्ट शायद इतना ज्यादा नहीं, पर जहां पे हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम का इम्पैक्ट कितना होगा, कब तक रहेगा, वो भी हमें नहीं पता, और इसका जो सोल्यूशन होगा वो भी अनसर्टेन है कि वो सोल्यूशन वाकई में सोल्यूशन होगा कि नया प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उसका जो अनसर्टेनिटी का इफेक्ट है वो ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मेरे हिसाब से ये ट्रस्ट किसी इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और अ, बनाने में कई वर्ष लग जाते हैं और टूटने में कुछ पल। तो उसका इंस्टीट्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है?
तो वो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशन कौन सा। फॉर एग्जाम्पल कुछ केसेस में आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। अब हम पेपर लीक की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी यूनिवर्सिटी का पेपर लीक हुआ था, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, पर मेरे पास ऑप्शन क्या है? अगर मैं उस यूनिवर्सिटी से बैचलर्स कर रहा हूँ और मेरी सिटी की वो प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है, और मुझे मास्टर करना है, तो ट्रस्ट हो या ना हो, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। जाऊंगा तो मैं वापस उसी यूनिवर्सिटी में, राइट? सो एंड दिस इज एक्चुअली द बिगर प्रॉब्लम, बिकॉज बहुत सी बार इंस्टीट्यूशंस को लगता है कि अगर ट्रस्ट बिगड़ भी गया तो क्या, ऑप्शन क्या है सामने वाले के। सो उनकी जो डिजायर होती है उस सिस्टम को करेक्ट करने की, उस सिस्टम में सेम इश्यूज वापस से रिपीट न हो देने देने की, वो नीड बचती नहीं है ना, कि उनका काम तो फिर भी चल रहा है, अगले साल फिर बच्चे आएंगे एग्जामिनेशन के लिए, है। पर अगर ये रिपीटेटिवली होता है और ऑल्टरनेट इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हो जाते हैं, देन वो जो आपने पहले बोला कि इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन बनाने में बहुत टाइम लगता है और बिगड़ने में एक इंस्टेंस, वो उस इंस्टीट्यूशन के साथ हो सकता तो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन और एवरेज इंस्टीट्यूशन के सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? है। इन स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशन आप इंस्टीट्यूशन पे ट्रस्ट कर पाते हो, कि आप जो उस इंस्टीट्यूशन से एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो उस इंस्टीट्यूशन ने आपको बताया है, जिस तरीके से वो इंस्टीट्यूशन ऑपरेट करती है, वहां पे कंसिस्टेंसी रहेगी, एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरीथिंग। फॉर एग्जांपल जब आपने बोला था ट्रस्ट फॉर इंस्टीट्यूशन के बारे में, तो टेक दिस एग्जांपल एज, हमने यूनिवर्सिटी की बात की एग्जामिनेशन से, अब जॉब्स की बात की। अगर मैं मेरी कंपनी को ट्रस्ट नहीं करता हूँ, अभी मेरे पास जॉब नहीं होगा दूसरा, तो शायद मैं इस कंपनी में टिकूंगा, लेकिन सिर्फ वक्त तक जब तक मुझे दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं हो जाता, और आई विल एक्टिवली कंटिन्यू लुकिंग फॉर ऑल्टरनेट ऑप्शन, राइट? सो इफ, अगर मेरा ट्रस्ट वो इंस्टीट्यूशन सही तरीके से, मेरे ट्रस्ट के पैमाने पे वो सही तरीके से नहीं बैठ पा रही, देन द चांसेस आर कि मैं भी उस इंस्टीट्यूशन की तरफ उतना लॉयल नहीं रहूंगा जितना मैं अदरवाइज रहता। फिर अगर किसी थोड़ा सा डिले मेरी सैलरी में हुआ बिकॉज द इंस्टीट्यूशन इज गोइंग थ्रू अ बैड टाइम, फिर मैं नहीं कंसिडर करूंगा, राइट? सो when institutions are trusted by people, and institutions actually go through genuine problems, आप नोटिस करोगे पीपल आर विलिंग टू सपोर्ट द इंस्टीट्यूशन, स्टैंड बाय द इंस्टीट्यूशन एंड हेल्प द इंस्टीट्यूशन। बट व्हेन इंस्टीट्यूशंस डोंट डू दैट, देन जहां लोगों को पहला मौका मिलता है उस इंस्टीट्यूशन को छोड़ने का, या अपनी ही तरीके से सेटल रिवेंज लेने का, तो फिर लोग वो मौका भी नहीं छोड़ते। तो इसी से रिलेटेड है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी सिस्टम में अनएक्सपेक्टेड चैलेंज आ जाए तो उसे लोगों के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए सो दैट दे अंडरस्टैंड दैट, तो मतलब ये हो पहली गया। बात तो ये कि इंस्टीट्यूशंस शुड प्लान इन एडवांस, क्योंकि कि आप कितना भी इंस्टीट्यूशन को सेफ प्रूफ कर लो, देयर विल ऑलवेज बी अ पोटेंशियल कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। अब वो हो सकता है कि 90 साल तक गड़बड़ ना हो, 91st ईयर में गड़बड़ हो जाए, राइट? बट इट्स ऑलवेज बेटर कि एज एन इंस्टीट्यूशन यू अंडरस्टैंड कहाँ कहाँ पे पोटेंशियल लूप होल है, और उन लूप होल में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको आप किस तरीके से लोगों से कम्युनिकेट करेंगे। पर्सनली स्पीकिंग, आई थिंक ट्रांसपेरेंसी इज इंपॉर्टेंट, राइट? बट टू बी फेयर, वो नेचर ऑफ इंस्टीट्यूशन पे भी डिपेंड करता है। अगर अभी आप कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो और आपके ट्रांसपेरेंसी के चक्कर में उस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, बिकॉज पीपल कैन बिकम केयरफुल, राइट? देन प्रोबेबली इमीडिएट ट्रांसपेरेंसी इज नॉट द वे टू। देयर कुड बी सिलेक्टिव ट्रांसपेरेंसी, जितना आप दे सकते हो उतना ही दो, बट टू सम एक्सटेंट कम्युनिकेशन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन is important.
सेकंड, what measures are being taken ताकि ये, and what are the additional measures which are being taken ताकि people's trust can be reinforced. तो प्रिवेंशन की सोच और क्राइसिस मैनेजमेंट से कैसे अलग है? So prevention is, let's take the example, हमने loopholes की बात की, right? हर सिस्टम में कुछ ना कुछ loophole होगा. So prevention is हम कैसे उन loopholes को भर सकते. How do we ensure कि the chances of a problem, of a crisis is minimal? ये prevention. But आप कितना भी plan कर लो, like I said, there can be unexpected things that happen. अनएक्सपेक्टेड डज नॉट मीन कि आपको लगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है. अनएक्सपेक्टेड मीन्स कि आपको पता है ये हो सकता है, उसके लिए आपने जितना प्लान कर सकते थे कर लिया, राइट, बट दे स्टिल अ पॉसिबिलिटी. सो क्राइसिस मैनेजमेंट इज जहां पे आपने प्रिवेंशन प्लान तो किया था, उसको इम्प्लीमेंट भी किया था, बट सर्टेन अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हैपन जिसकी वजह से क्राइसिस फिर भी हो गई. नाउ हाउ डू यू हैंडल द क्राइसिस व्हिच हैज हैपेंड? Prevention will be to see everything that you can to minimize the chances of that crisis. बिल्कुल ठीक. सो सर, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल और ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स बनाने में क्या भूमिका निभा सकते हैं? So one strong role जो mental health organizations play कर सकते हैं is to help people first accept that no matter how great a system is, there's still a scope for problem. And second, while organizations अपने level पे, institutions अपने level पे अपनी processes को strengthen करने की कोशिश करें, mental health organizations can work with people at large ताकि they can become more resilient. That just in case there are external circumstances जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, हो सकता है सामने किसी की गलती थी, हो सकता है किसी की गलती नहीं थी, बट फिर भी सिचुएशंस ऐसी हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, वो आपकी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट प्रैक्टिकली क्रिएट कर रही है. लेकिन उस प्रैक्टिकल नेगेटिव इम्पैक्ट का मेरे मेंटल और इमोशनल स्टेट पे क्या इम्पैक्ट होता है, उन सिचुएशंस को मैं किस तरीके से कोप अप करने के लिए प्लान कर पाता हूँ, उन सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करता हूँ. और जैसे हम आजकल बहुत कॉमनली सुनते हैं, क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी, which seems to be one of the mottos of, at least in terms of how we promote it, the current government seems to say it extensively. Okay? Whenever there is a crisis, we are able to find a way to convert it into an opportunity. So this conversion of crisis to opportunity is not just a slogan. It is not just something that organizations and institutions can do at a large scale. This is something that can be taught to individuals. आप इंडिविजुअल लोगों में ये ट्रेड्स डेवलप करने में उनकी मदद कर सकते हो कि कैसे क्राइसिस को वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. और जब तक वो मेंटली और इमोशनली उस स्पेस में नहीं होंगे जहां पे उस क्राइसिस के अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढ सके, तब तक वो कर पाना बहुत डिफिकल्ट. तो क्या मेंटल हेल्थ को सिर्फ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानना पर्याप्त है या हमें सिस्टम लेवल पर भी सोचना होगा? दो, सी, इवेंचुअली हम चाहते हैं कि इंडिविजुअली लोगों की मेंटल और इमोशनल हेल्थ इंप्रूव, राइट, बट कितने लोग हैं? तो अगर आपको इतने सारे लोगों को इम्पैक्ट करना है तो आप एक एक लोगों के साथ जाके भी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो, लेकिन वो इम्पैक्ट उतना ही होगा अगर आप सिस्टमिक लेवल पे वो इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हो, राइट. एंड सिस्टम कैन बी स्मॉलर एंड बिगर. System can be as big as, at an international level, there is a movement. There is a national level where government creates a policy, right? There is a state level policy. There are organizations जो अपनी organization के अंदर कुछ initiatives implement कर सकते हैं. जैसे बहुत से corporate organizations में there is now a talk कि हमको corporate wellness initiative incorporate करना है, right? बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो CSR में कंट्रीब्यूट करती है कि हम चाहते हैं कि आप सोसाइटी में इंप्रूवमेंट लेके आ सकें.
So while the end result will be with individuals, but उस रिजल्ट को क्रिएट करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो सिस्टमिक लेवल पे लिए जा सकते हैं। और हालांकि मैं बोल रहा हूँ द रिजल्ट्स विल बी एट एन इंडिविजुअल लेवल, बट ऑल ऑफ दोज इंडिविजुअल्स टुगेदर एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं। तो उन सबकी इंडिविजुअल लाइफ में जो इम्पैक्ट होगा उसका इम्पैक्ट आपको सोसाइटी के लेवल पे भी दिखेगा। तो आइचा सपोर्ट फाउंडेशन किस तरह के स्कूल, कॉलेजेस और ऑर्गेनाइजेशंस, कम्युनिटीज के साथ काम कर रही है? तो आइटा सपोर्ट फाउंडेशन दोनों लेवल पे काम करता है। इट वर्क्स सिस्टमिक लेवल पे भी, इट वर्क्स एट एन इंडिविजुअल लेवल आल्सो। एग्जांपल, आइटा सपोर्ट फाउंडेशन में अभी हम लोग आर मेजर फोकस इज मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर, बिकॉज हर जना टॉक्स अबाउट मेंटल हेल्थ। देयर आर मेनी पीपल हु टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, बट अगर आपके मेंटल हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स आर नॉट वेल इक्विप्ड, तो अगर आपको रिक्वायरमेंट भी है मेंटल हेल्थ सपोर्ट की, आप किसके पास जाते हैं, और अगर वो आपको सपोर्ट ढंग से नहीं कर पाता है, दैट आई थिंक इज अ बिगर ट्रेजेडी। मतलब कोई अगर मेंटल हेल्थ के लिए सपोर्ट सीख करने जा ही नहीं रहा है, वो तो एक अलग कॉन्वर्जेशन है। पर आप सब सोचिए, कोई अगर मेंटल हेल्थ सपोर्ट सीख करने जा रहा है, प्रैक्टिशनर के पास जा रहा है, एंड प्रैक्टिशनर इज नॉट एबल टू डू जस्टिस उस पर्सन के साथ, ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी। तो मतलब उसको सपोर्ट ही नहीं मिल रहा। और सपोर्ट नहीं मिल रहा जब वो सपोर्ट ढूंढ रहा है, और ऐसा सपोर्ट कभी कभी सपोर्ट नहीं मिल रहा, कभी कभी सपोर्ट मिला लेकिन उस सपोर्ट ने ज्यादा नुकसान कर बिल्कुल ठीक। दिया, right? So therefore our focus right now is on a system level here, कि हम फोकस कर रहे हैं साइकोलॉजी स्टूडेंट्स जो मास्टर्स प्रोग्राम में हैं, उन्हें ट्रेन करने के लिए, कि वो लोगों को ट्रेनिंग मिले, सुपरविजन मिले, लाइव केसेस वो सुपरविजन में हैंडल कर पाए, ताकि जब तक वो अपनी खुद की प्रैक्टिस सेटअप करें, दे आर कंप्लीटली इक्विप्ड कि अगर उनके पास कोई आता है तो they should be able to support effectively, right? And a major part of this problem at a systemic level actually is education in the area of mental health. Psychology master's degree generally does not equip लोगों को to prepare to work practically with clients. बहुत theoretical conceptual understanding आती है, पर actually practically clients से क्या काम करें वो बहुत limited है। So ideally, I would request the government to make certain changes in the structure of the education for psychology, right? उन्होंने किया कुछ चेंजेस, बट जो चेंजेस किए वो that's then a different conversation altogether, right? But more changes are required, more thoughtful changes are required in the way psychology is taught, practiced, by whom it is taught, how it is practiced, and so on. So एक वो गैप है जो हम फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज एट सिस्टमिक लेवल। हम दूसरा सिस्टमिक लेवल पे काम करते हैं जहाँ पे बहुत सारे एनजीओ होते हैं जिसके अंदर बेनिफिशरीज हैं, स्टाफ भी है। अगर स्टाफ की मेंटल हेल्थ सही तरीके से नहीं सपोर्ट की जाती है, तो वो बेनिफिशरीज को किस तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड करें। So we are also looking at providing support to staff members of NGO. In fact, one of the things जो हम कर रहे हैं, we are also looking at जो NGO के staff members हैं उनको mental health first aid kit kind of ट्रेनिंग देने की, that उनके ऑर्गेनाइजेशन में जो बेनिफिशरीज हैं उनको जो फर्स्ट लेवल ऑफ इमोशनल सपोर्ट है वो आपका स्टाफ दे पाना चाहिए, एंड देन एडिशनल सपोर्ट कैन बी मेड अवेलेबल थ्रू सीनियर प्रैक्टिशनर्स अगर रिक्वायर्ड है। सो हम बोथ प्रिकॉशंस, जो आपने बोला था प्रिवेंशन एंड रेजोल्यूशन, दोनों लेवल पे काम कर रहे हैं। And there are a lot of other such activities and initiatives that we do. One that we are doing right now is therapies for psychology students. So अगर आप एक psychology student हो who is going through emotional challenges, and for whatever reason अगर आप therapy afford नहीं कर सकते, then visit a practitioner who will be able to work with you for free. Okay? And वो फिर ITA Support Foundation के अंदर is being supported in MPs. So there are a lot of activities जो ITA Support Foundation अपने लेवल पे कर रही है. I would like to make a request, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, feel strongly about mental and emotional health and supporting people's mental and emotional health. I would also recommend, please, if you can, donate to ITA Support Foundation.
currently ITEL Support Foundation is completely self-funded. उसमें जो activities होती है is completely financed by us. Or we have some really nice supportive practitioners who have been more than willing to provide services for free. But they are putting in a lot of effort. So we genuinely feel that they also need to be rewarded for work that they are putting in, right? So if as an organization you are interested in doing a CSR project on mental health, do reach out to us. I'll be more than happy to sit with you and explain to you what our plans are and how we will best make use of your CSR funds. अगर आप donations करना चाहते हैं, then you can also do donations to ITER Support Foundation. Whatever kind of help you can provide, please, we are more than happy to get that help. अगर आज कोई स्कूल लीडर, एडमिनिस्ट्रेटर या पॉलिसी मेकर ये एपिसोड सुन रहा है, तो आप उससे क्या कहना चाहेंगे? कि अगर आप मेंटल हेल्थ रिलेटेड इनिशिएटिव्स अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, जहाँ पे भी, वन ऑफ आइसोलेटेड एक्टिविटीज मत कीजिए। किसी को आपने बुलाया, एक अवेयरनेस टॉक करा ली, फिर 6 महीने के बाद बुलाया, 2 घंटे का सेशन कर लिया, उससे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं होता है। क्रिएट सिस्टमिक प्लान जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से देयर आर कॉलेजेस जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। रोटरी हैज बीन अ बिग सपोर्ट इन दैट, थ्रू विच देयर आर कॉलेजेस जिनके साथ हम सिस्टमिक लेवल पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे हमें साल भर का प्लान हमने उनके साथ शेयर किया एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट ईयर लॉन्ग प्लान कि डिफरेंट एक्टिविटीज हम कॉलेज में टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ क्या क्या करने वाले हैं। सो ऐसी एक्टिविटीज जो वेल प्लान्ड हैं, जिनका एक डिजाइन ऑब्जेक्टिव है, मेजरमेंट क्राइटेरिया, विल ऑलवेज बी बेटर देन वन ऑफ एक्टिविटीज जो आप, मतलब एक चेकलिस्ट मत बनाइए मेंटल हेल्थ एक्टिविटीज को। अगर आप करना चाहते हो तो प्रॉपर्ली, और अगर आपको नहीं पता कि क्या करना चाहिए, रीच आउट टू अस, वी विल सिट विद यू, विल हेल्प यू अंडरस्टैंड। That was, I think, the initiative is very good, ITA Support Foundation का, और institute should reach out to us to be connected with this. So नितिन जी, आज की पूरी बातचीत में एक बात स्पष्ट होके सामने आती है कि किसी भी सिस्टम की असली ताकत सिर्फ उसकी पॉलिसी, प्रोसेस या टेक्नोलॉजी नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है लोगों का ट्रस्ट। और ट्रस्ट सिर्फ अच्छी इंटेंशन से नहीं बनता, वह बनता है कंसिस्टेंसी से, ट्रांसपेरेंसी से, क्लियर कम्युनिकेशन से, और इस विश्वास से कि जब मुश्किल समय आए तो इंस्टीट्यूशन जो है वो लोगों के साथ खड़ा नजर आए। आज की बातचीत सिर्फ नीट के बारे में नहीं थी, ये हर उस सिस्टम के बारे में थी जिस पर हम अपनी शिक्षा, अपनी सेहत, अपना कैरियर और कई बार अपना भविष्य तक भरोसे के साथ सौंप देते हैं। आज की डिस्कशन ने आपको किसी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम को एक नजरिए से देखने पर मजबूर किया है, तो इस एपिसोड को जरूर शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको कि इसको जानने की जरूरत है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सिस्टम सिर्फ बेहतर रूल से नहीं, बेहतर कन्वर्सेशन से भी बनता है। मैं हूं किरण खुल्लर और आज मेरे साथ थे नितिन शाह। हम फिर मिलेंगे फिक्स सिस्टम्स वे बेटर सॉल्यूशंस बिगिन के अगले एपिसोड में, एक नए विषय के साथ, एक नए पर्सपेक्टिव और एक नए मीनिंगफुल कन्वर्सेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, हर घटना सिर्फ एक खबर नहीं होती, कई बार वो हमें बेहतर सिस्टम बनाने का अवसर भी देती है। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू किरण, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।